मैं सुनील तिवारी। पुस्तक सफर की छठवीं कहानी प्रेम का फूल का भाग 2 आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तत्पश्चात स्टीमर ले निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में उस पार पहुंच जाते हैं। अब मुस्कुराते हुए सुधा, लीजिए 500 रुपये। अब तो आपको कोई शिकायत तो नहीं? सुधांशु, देखिए 15 रुपये किराया हुआ, इससे ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे। सुधा, मैं तो अपनी खुशी से तुम्हें दे रही हूँ। सुधांशु, फिर भी हम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि मेहनत, ईमानदारी के मिठास में जो आनंद है वो और कहीं हो ही नहीं सकता। इतना कहते ही बाकी पैसा लौटा देते हैं। उस दिन कई चक्कर लगाने के बाद अपना स्टीमर किनारे पर लगाता है। तब तक खाना ले उसके पिताजी सूरज भी पहुंच जाते हैं। सूरजलाल, बेटा चल अब खाना खा ले, रात बहुत हो चुकी है। सुधांशु, पिताजी आज 1200 रुपये मिले हैं। सूरजलाल, बेटा मेहनत का 1 रुपये भी अनमोल है, क्योंकि इसमें तेरा सच्चा प्रेम छिपा है। सुधांशु, हाँ पिताजी, जीवन के हर मोड़ पर माँ की बातें याद आ जाती है। कर्म की राह पर ही प्रेम का फूल खिलता है। सूरजलाल, बस अब बहुत हो चुका, चल अब खाना खा ले। तत्पश्चात साथ साथ खाना खा आराम करते हैं। सूरजलाल, बेटा ये भी घर किसी महल से कम नहीं है। सुधांशु, हाँ पिताजी, अब तो प्रेम का फूल खिल चुका है। रात काफी हो चुकी थी, स्टीमर पर ही आराम करते हैं। अगली सुबह पुनः अपने काम पर लग जाते हैं। अपना हथौड़ा ले सूरज भी जाने को होता है। तभी सूरजलाल, बेटा दोपहर में थोड़ा भोजन कर लेना, क्योंकि काम के आगे सेहत का भी तो ध्यान रखिए। सुधांशु, ठीक है पिताजी, भोजन कर लेंगे। तत्पश्चात सूरज अपने काम पर चला जाता है। इधर पुनः सवारी के इंतजार में सुधांशु आस बैठा इधर उधर अपनी निगाहें दौड़ा ही रहा था। तभी थोड़ी ही देर में सवारी निकलने लगती है। तब तक सुधा भी बैग लेकर पहुंच जाती है। तभी सुधांशु को मायूस देख सुधा, आप इतना मायूस क्यों रहते हो? लगता है जैसे कोई दर्द लिए जीवन जी रहे हो। सुधांशु, छोड़े इन सब बातों को, इन बातों में क्या रखा है? सुधा, हो सकता है सुधा आपके किसी काम आ जाए। सुधांशु, मैं कर्म की राह पर चल पड़ा हूँ, इसलिए कोई भी मुश्किल स्वयं के विश्वास से बड़ी हो ही नहीं सकती। सुधा, कर्म के राह पर मिलने वाले साथी भी विश्वासी होते हैं, इसलिए मुझ पर भरोसा करिए। सुधांशु, सुधा, मेरी माँ अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रही है। यदि जल्दी 3 लाख का व्यवस्था न कर पाए तो मेरी आत्मा मेरा साथ छोड़ देगी। सुधा, अब तुम इस राह पर अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। माँ जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। बातों बातों में उस पार पहुंच जाते हैं। सुधा, साथी जल्दी लड्डू खिलाने का मौका मिलेगा। सुधांशु, अगर ऐसी बात है तो रोज लड्डू लिए खड़े रहेंगे। सुधा, एक कार तो हमारा है, आज आईपीएस का इंटरव्यू है। सुधांशु, तो ठीक है, हम यही इन पर इंतजार करेंगे। इतना कहते हुए सुधा वहां से चली जाती है। इधर कई चक्कर लगा स्टीमर के एक किनारे लगाते हैं। तब तक शाम भी ढल चुका होता है। सूरजलाल भोजन का टिफिन ले पहुंच जाते हैं। तभी सुधांशु के चेहरे पर खुशी देख सूरजलाल, बेटा आज तेरे चेहरे पर खुशी देख माने ये आंखें की प्यास बुझ गई हो। सुधांशु, हाँ पिताजी, आज एक साथी ने बताया कि कोई भी मुश्किल स्वयं के विश्वास से बड़ी नहीं हो सकती, हमें कामयाबी मिलेगी। सूरजलाल, हाँ बेटा, ये विश्वास ही तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। बातों बातों में खाने की थाली लगाते हैं। सांस भोजन कर आराम करते हैं। अगली सुबह पुनः सूरज अपना हथौड़ा ले काम पर निकलता है। इधर झटपट अपने स्टीफर को निकालता है। तब तक सुधा लड्डू लेकर आती है। सुधा, साथी ये लड्डू तुम्हारे लिए, इसमें मेरी सफलता का मिठास भी मौजूद है। सुधांशु, अब चलिए मुंह खोलिए, सफलता का स्वाद पहले तुम्ही से चालू होगा। इतना कहते हुए लड्डू का आधा टुकड़ा सुधा को खिलाता है और आधा स्वयं को खाता है। सुधा, साथी चलिए, आज इस किसी के मौके पर मैं अपनी माँ और पिताजी से
मिलना चाहूंगी। सुधांशु, ठीक है, चलिए, अगर साथी की यही इच्छा है तो हमारी भी यही इच्छा है। सुधा अपने साथी के घर पहुंचती है, तभी सुखबीर की निगाह अपनी बेटी पर पड़ती ही। सुखबीर, बेटी, इस खुशी पर शानदार पार्टी रखा है। सुधा, पिताजी, मेरे साथी से मिलिए, मेरी सफलता में साथी का बड़ा योगदान है। सुखबीर, चलिए, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वैसे तुम्हारा क्या पेशा है? सुधांशु, मैं एक स्टीमर ड्राइवर हूँ। इतना सुनता ही अपने बेटी की तरफ देख सुखबीर, बेटी, रास्ते में गिरे हुए फूलों के हार को हम नहीं पहना करते। सुधांशु, सुधा, पर आपकी बेटी कुछ अलग है, क्योंकि रास्ते में गिरे हुए फूलों की खुशबू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तब तक सुखबीर की पत्नी अनामिका भी पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही सुखबीर, अनामिका, न जाने तुम्हारे बेटे को क्या हो गया है। कोयला से भला हीरे की तुलना में कोई करता है? अनामिका, देखिए, मैं तो इस बीच में नहीं पड़ने वाली हूँ। आपकी बेटी है, अब खुद ही समझाओ। सुधा, पिताजी, आपका कहना ठीक ही है, पर ये भी सही है, कोयले का अंतिम रूप हीरा ही है। सुधांशु, साहब, मैं मानता हूँ आप लोगों के बीच में खड़े होने की हमारी हैसियत नहीं है, फिर भी मेरा सर फक्र से ऊंचा रहता है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी का रोटी खाता हूँ। सुधा, साथी, जिसके सर पर अहंकार की पट्टी बंधी होती है, वही हैसियत की बात करता है। जिस दिन ये पट्टी उतरेगी, उस दिन समझ जाएगा कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुखबीर, ठीक है बेटी, तुम्हारी सोच बेहतर है। अब बेहतर सोच ही नए कल का निर्माण करती है। और अब जाओ, एंजॉय करो। तत्पश्चात अपने पिता के गले लग पार्टी में अपने साथी के साथ एंजॉय करने लगती है। तभी सुखबीर इंस्पेक्टर शेखावत को अपने पास बुलाते हैं। शेखावत, पेड़ साहब, क्या आदेश है? सुखबीर, मेरी बेटी के साथ जो लड़का है, इसे भली भांति पहचान लो और कोई ऐसा केस बनाओ कि जिंदगी भर जेल में सड़े। शेखावत, पर इस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया? सुखबीर, मेरी बेटी की मेहरबानी कहीं कोई संकट न खड़ा कर दे। मुझे डर है कहीं ये साथी जियो साथी न बन जाए। शेखावत, आप आप चिंता मत करिए, इसे नशीली पदार्थ की तस्करी में ऐसा फंसाऊंगे कि जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहेगा। आखिरकार इंस्पेक्टर साहब सिपाही किशोरी के माध्यम से सुधांशु के स्टीमर पर नशीले पदार्थ रखवा देता है। ये हुई पार्टी खत्म होती है। सुधांशु अपने स्टीमर पर पहुंचता है। इंस्पेक्टर शेखावत भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। शेखावत, किशोरी, इसका स्टीमर चेक करो। अभी भी पता चला है कि ये नशीली पदार्थ का तस्करी करता है। चेक करने के बाद नशीला पदार्थ पाया जाता है। किशोरी, साहब, पूरा बैग नशीले पदार्थ से भरा हुआ है। शेखावत, नशीली पदार्थ की तस्करी से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सुधांशु, इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा है ही नहीं। मुझे मालूम ही नहीं कि ये सब यहाँ कैसे आया। शेखावत, ले चले इसे और इतनी पिटाई करो जब तक अपना जुर्म न कबूल कर ले। अंतर जेल में सुधांशु के साथ बहुत ज्यादती होती है। उसके हर घाव सच को बयां कर रहे थे। ऐसा लगता मानो सच्चाई की राह पर उसके कदम नहीं डिगे। तब तक उसके पिता सूरजलाल भी पहुंच जाते हैं। सूरजलाल, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा निर्दोष है। शेखावत, अब तो इसका फैसला कोर्ट में होगा। तब तक आईपीएस सुधा भी वहां पहुंच जाती है। सुधा, शेखावत, कोर्ट में सच तो तुम्हें बयां करना होगा। देखते हैं कब तक बनावटी सच के राह पर खड़े रहोगे। इतना कहते हुए सीधे सुधांशु के पास पहुंचती है। सुधा, साथी, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसके आंखें भर जाती है और गदगद बाड़ी में, सुधांशु, सुधा, मेरी माँ जिंदगी मौत से जूझ रही है। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। सुधा, माँ जी को कुछ नहीं होगा। एक दो दिन के अंदर ही उसका ऑपरेशन हो जाएगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम निर्दोष हो। तभी बाबूजी की तरफ देखने देख उनका हाथ पकड़ सुधा, बाबूजी, ये क्या? इन आंखों में आंसू शोभा नहीं दे रहा है। और रही बात आपके बेटे की, तो सच ही जिसका कवच हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। सूरजलाल, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आखिर जब मेरा बेटा निर्दोष है, तो उसे क्यों फंसाया जा रहा है? सुधा, बाबूजी, अब तो इसका फैसला कोर्ट करेगा।
सारे दोषी चेहरे जल्द ही सामने होंगे। आखिरकार वो सुनहरी घड़ी आ ही गई। अगली सुबह सब के सब कोर्ट पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर में जज का आगमन होता है। तत्पश्चात दलीलें शुरू हो जाती है। वकील संजीव सुधांशु की तरफ देख इशारा करते हुए, संजीव, मिलाड, इस केस में सब कुछ पानी की तरह साफ है। दोषी सुधांशु को रंगे हाथ टस के तस्करी में इंस्पेक्टर शेखावत ने पकड़ा और मेरे हिसाब से इंस्पेक्टर का बयान ही इस केस के लिए काफी है। इस इंस्पेक्टर को मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जज भानु, इजाजत है। तत्पश्चात कटघरे में पहुंच गीता पर हाथ रख शेखावत, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। संजीव, तो इंस्पेक्टर, आपने रंगे हाथ नशीले पदार्थ की तस्करी में दोषी सुधांशु को पकड़ा, क्या यह सही है? शेखावत, हाँ। जैसे ही मुझे उसकी खबर हुई वैसे ही वहां पहुंच रंगे हाथ नशीले पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ा। संजीव, जज साहब, अब तो मैं समझता हूँ किसी और की गवाह की जरूरत ही नहीं है। तभी बचाव पक्ष के वकील नीलम बचाव करते हुए, नीलम, मिलाड, काबिल वकील संजीव को ज्यादा ही जल्दबाजी में दिख रहे हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा प्रश्न बाकी है। जज भानु, इजाजत है। नीलम, इंस्पेक्टर शेखावत, आपने कहा कि जैसे ही मुझे खबर हुई तो मैंने पूछना चाहूंगा कि कैसे खबर हुई। शेखावत, मेरे कांस्टेबल किशोरी को जब से पहले खबर हुई। नीलम, मिलाड, मैं किशोरी को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। जज भानु, इजाजत है। कांस्टेबल किशोरी आगा आगमन होता है। नीलम, तो किशोरी, आप कोर्ट को बताइए कि सबसे पहले आपको कैसे खबर हुई। सुधांशु नशीले पदार्थ की तस्करी करने जा रहा है। किशोरी, इसी के स्टीमर से शहर उस पार जा रहा था, तभी इन बैगों पर नजर पड़ी तो मुझे शंका हुआ, तो चेक किए तब जाकर पता चला कि सारे बैग नशीले पदार्थ से भरा हुआ है। नीलम, तो ये बताइए, तो दिन और तारीख क्या था। किशोरी, दिन शुक्रवार और तारीख 14। नीलम, मिलाड, दिन शुक्रवार को सुखबीर के घर पार्टी थी। सारे लोग वहीं मौजूद थे। पता चला कि उस पार्टी में किशोरी और शेखावत सभी शरीक थे। तो उस दिन दोनों जगह एक साथ कैसे पहुंच गए। इतना सुनते ही किशोरी सकपका कर शेखावत की तरफ देखने लगता है। तभी ये देख नीलम, क्या हुआ किशोरी, आपकी निगाहें शेखावत से कुछ पूछना चाहती हैं। किशोरी, जी नहीं। तभी जज भानु, आर्डर आर्डर, अगली पेशी कल। इतना कहते हुए जज साहब चले जाते हैं। उधर नीलम उन सबको समझाते हुए, नीलम, आप लोग धैर्य रखिए, कल तो इन्हें बेनकाब कर ही छोड़ेंगे। सुधा, पर नीलम, ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुधांशु को फंसाने के पीछे क्या मकसद है। नीलम, जो भी हो, कल के दिन इसका फैसला हो जाएगा। उस क्षण सूरजलाल के आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी ये देख नीलम, बाबूजी, ये क्या, इस तरह हताश होने का कोई मतलब नहीं। आप स्वयं पर विश्वास रखिए, यही विश्वास ही विजय का रास्ता तय करेगा। इतना कहते हुए नीलम अपनी गाड़ी पर सवार हो चली जाती है। तभी सूरजलाल सुधा की तरफ देख, सूरजलाल, बेटी, आज सुधांशु जी का माँ का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। सुधा, अब आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से खुद ही मुलाकात करने के लिए चल रही हूँ। सुधांशु, सुधा, 9 लाख तक का व्यवस्था हो चुका है। सुधा, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। इतना कहते हुए सब के सब गाड़ी पर सवार हो सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। अच्छा, डॉक्टर सैयद के केबिन में पहुंच सुधा, डॉक्टर साहब, मेरी आप माँ अब किस स्थिति में है। डॉक्टर सैयद, अरे सुधा बैठिए, कैसे आना हुआ। सुधा, मेरे साथी सुधांशु की माँ का आज ऑपरेशन होना है। डॉक्टर सैयद, हाँ, यदि आज ऑपरेशन हो गया तो मैं समझता हूँ कि वे जल्द ही पहले जैसे हो जाएंगे। सुधा, तो ठीक है, देर किस बात की, आप ऑपरेशन चालू करिए, पैसा पूरा जमा करवा दे रहे हैं। डॉक्टर सैयद, ठीक है। तत्पश्चात बैजंती का ऑपरेशन शुरू होता है। डॉक्टरों की पूरी टीम कार्य में लग जाते हैं। इधर सुधांशु अपने पिता की तरफ नम आंखों से देख, सुधांशु, पिताजी, आप यहीं रहिए, कोर्ट का समय हो गया है, हमें जाना होगा। सुधा, हाँ बाबूजी, बस थोड़ी ही देर की बात है। सूरजलाल, ठीक है बेटी। तत्पश्चात गाड़ी पर सवार हो सीधे कोर्ट पहुंचते हैं और थोड़ी देर में जज भानु का आगमन होता है। पुनः बहस शुरू हो जाती है। नीलम, मिलाड,
मैं आईपीएस सुधा को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। जज भानु, इजाजत है। तत्पश्चात सुधा कटघरे में पहुंचती है। नीलम, सुधा, 14 तारीख के दिन शुक्रवार को क्या आपके यहाँ पार्टी थी? सुधा, जी हाँ। नीलम, क्या पार्टी में शेखावत और किशोरी भी मौजूद थे? नीलम, हाँ, पार्टी में दोनों मौजूद थे। नीलम, जज साहब, सुधांशु भी पार्टी में उसी दिन मौजूद था और घटना भी उसी दिन का है, तो साफ है इसे फंसाने के लिए इसके स्टीपर पर किसी ने नशीले पदार्थ का रख दिया और अब शेखावत ही बताएंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। संजीव, मिलाड, इस तरह मेरे मुवक्किल पर आरोप लगा कोर्ट की तौहीन है। जजमानो, अभी कोर्ट का फैसला बाकी है। नीलम, मिलाड, अब शेखावत सिद्ध करें कि कैसे एक साथ दोनों स्थान पर पहुंच गए। शेखावत बीच में ही खबर मिलने पर पार्टी छोड़कर चले गए थे। नीलम, खबर किसने दिया था? शेखावत, किशोरी ने मुझे खबर दिया था। नीलम, पर किशोरी तो आपके साथ ही था। इतना सुनते ही जज भानु अपना फैसला सुनाते हैं। जज भानु, तमाम गवाहों के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट एक फैसला देता है कि सुधांशु निर्दोष है, इसलिए उन्हें 22 जेल बरी किया जाता है और इंस्पेक्टर शेखावत और किशोरी को 6 महीने सेवा से निरस्त किया जाता है। नीलम, शेखावत, अब ये बता दीजिए कि किसके कहने पर ये सब निंदित कार्य किया? शेखावत, आईपीएस सुधा के पिता सुखबीर के कहने पर हमने ऐसा किया। जज भानु, सुखबीर को भी 6 महीने के लिए सेवा निरस्त किया जाता है। इतना सुनते ही सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब तक कोर्ट भी बर्खास्त हो जाता है। वो तुरंत अपने पिता के पास पहुंच, सुधा, पिताजी, आपसे आशा नहीं थी, आखिर ये सब क्यों किया? मायूस सुखबीर अपनी बेटी से नजर भी मिला नहीं पा रहे थे। सुखबीर, मुझे इस बात का डर था कि तुम्हारे और सुधांशु की नजदीकियां रास नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसा गंदा कदम उठा लिए। इतना सुनते ही अनामिका भावुक हो, आप कर्तव्यनिष्ठ पुरुष के आंसुओं के ऋणी हैं। अब जाइए, उन उनसे उन्हीं से माफी मांगिए। उन उनके माफी से ही ये ऋण अदा होगा। सुखबीर, बेटी, मुझे ले चलो, क्योंकि इस गंदगी के भार और देर तक नहीं सह पाएंगे। सुधा, चलिए पिताजी। तत्क्षण सब के सब गाड़ी पर सवार हो सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। अब बाहर खड़े सभी आस लगाए बैठे थे। तभी डॉक्टर सैयद अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर सैयद, अब घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी ही देर में पेशेंट को होश आ जाएगा, वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। इतना सुनते ही सुधांशु अपने साथी सुधा के गले लग रोने लगती है। उन्हें देख ऐसा लगता मानो आंखों से आनंद की वर्षा हो रही हो। तभी सुखबीर हाथ जोड़कर गदगद बाणी में, सुखबीर, सुधांशु, मैं तुम्हारे आंसुओं का ऋणी हूँ, हो सके तो मुझे माफ करना। सुधांशु, नहीं बाबूजी, इस तरह हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करिए। ये हाथ मेरे सर पर रख आशीर्वाद दीजिए। ऐसा सुनते ही सुखबीर भावुक हो सुधांशु को गले लगा लेता है। तब तक सिस्टर सूचना देती है, अब आप लोग मिल सकते हैं। सुधांशु भावुक को अपने माँ के गले लग जाता है, अपने बेटे के सर को सहलाते हुए। बैजंती, बेटा, अब जाकर तेरे हृदय में प्रेम का फूल खिल चुका है। बस यही देखने के लिए मेरे नयन सूखे जा रहे थे। तभी आंखों में प्रेम के आंसू लिए सुखबीर, अब तो बस आप आशीर्वाद दीजिए कि सुधांशु और सुधा के जीवन में भी प्रेम का फूल हमेशा खिला रहे। इतना कहते हुए अपने बेटी का हाथ सुधांशु के हाथ में पकड़ा सुखबीर, अब अपने बहू को आशीर्वाद दीजिए। तत्पश्चात बैजंती सुधांशु और सुधा को हृदय से गले लगा लेती है।